जयपुर के रहने वाले शर्मा जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था चेतन और उसकी पत्नी का नाम था वैशाली। छोटे बेटे का नाम था राघव और उसकी पत्नी का नाम था सुनिधि। चेतन और वैशाली का 5 साल का एक बेटा भी था, आरव। शर्मा जी एक सरकारी नौकरी में थे और उनके दोनों बेटे चेतन और राघव प्राइवेट जॉब करते थे। बड़े बेटे चेतन की पत्नी वैशाली भी एक प्राइवेट जॉब करती थी और शर्मा जी की पत्नी नंदिनी एक स्कूल में टीचर थी। कुल मिलाकर घर के सब लोग नौकरी किया करते थे सिवाय सुनिधि के, और सुनिधि ने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि घर में नौकरी करने वाले किसी भी इंसान को सुनिधि के काम की कोई कदर नहीं थी। सुबह सुबह का वक्त था और शर्मा जी के घर में सब लोगों को ऑफिस जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। चाची जल्दी करिए, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। आपने अभी तक मेरा टिफिन नहीं बनाया। अरे सुनिधि, मैंने तुम्हें बता दिया था ना कि आज टिफिन में मैं पालक की सब्जी लेकर जाऊंगा। अरे देखो, ये छोले और राजमा मेरे लिए मत रखा करो। लेकिन दादाजी, मुझे तो छोले और राजमा बहुत पसंद है। हाँ तो क्या हुआ, अगर आपको छोले और राजमा पसंद है तो चाची आपके लिए छोले और राजमा की सब्जी बनाती है ना। देखो सुनिधि, एक काम करना, मेरे लिए कुछ फ्रूट्स काट कर रख देना। वो क्या है ना, आज मेरा फास्ट है तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। सुनिधि, मेरी ग्रीन टी तैयार है ना? मुझे कुछ देर में ही ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ सुनिधि, भैया के लिए जो ग्रीन टी बनाई है वो मेरे लिए भी बना देना, लेकिन ध्यान रखना मैं ब्रेकफास्ट करके ही ऑफिस जाऊंगा। एक मिनट, आप सब लोग चिंता मत करिए ना, मैंने सबकी चीजें बना दी है। बस जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, सब कुछ बना के रखा हुआ है। इस तरह से सुनिधि हर दिन अपने पूरे परिवार को संभाल कर रखती थी, लेकिन परिवार के लोगों को उसके काम की कोई कदर ही नहीं थी। शाम के वक्त सब लोग बैठकर एक साथ डिनर कर रहे थे और सुनिधि रसोई में खाना बना रही थी। आज तो ऑफिस में बहुत काम था, पूरी तरह से थक गई हूँ। सही कहती हो बहू, आज मेरा भी फास्ट था। ऐसे में नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। अरे मैं तो क्या बताऊं, एक तो ऑफिस में काम ज्यादा, ऊपर से सुनिधि ने पालक की सब्जी ऐसी बनाई कि मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। सुनिधि बहू, अगली बार ध्यान रखना, सब्जी थोड़े अच्छे से बनाना। मुझे भूखे वापस आना पड़ा ऑफिस से। हाँ सुनिधि, और याद रखना कल मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो टिफिन में कुछ अच्छी रेसिपीज लेकर जाना चाहता हूँ। कुछ भी कहो मम्मी जी, सुनिधि के मजे हैं। सारा दिन घर में रहना, आराम से टीवी देखो, अपने आप की केयर करो। मेरी तो हालत देखी कैसी हो गई है कुछ ही दिनों में। सही कहती हो बहू, जो लेडीज नौकरी करती है ना, वो खुद पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाती। अच्छा सुनिधि, देखो आज मैं ना बहुत थक गई हूँ, प्लीज तुम आरव का होमवर्क करवा दो ना। परसों भी तुमने उसका होमवर्क नहीं करवाया था और उसको टीचर से बहुत डांट पड़ी थी। लेकिन भाभी, सुबह से घर का काम कर करके मैं बहुत थक गई हूँ और आज मुझे थोड़ा सा सर दर्द भी हो रहा है। प्लीज होमवर्क आप करवा दीजिए। अरे सुनिधि, कैसी बात करती हो? थक तो हम सब लोग जाते हैं, पूरा दिन ऑफिस में नौकरी करते हैं, बॉस की सुनते हैं। तुम्हारा क्या है? आराम से घर का खाना खाओ, अपनी केयर करो, मजे से रहो। हाँ सुनिधि, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए। हाँ, वैसे तुम्हारे पास काम ही क्या है, सारा दिन पार्लर जाकर अपनी खुद की केयर करने के अलावा, है ना? ऐसी बात नहीं है भाभी, घर में बहुत सारे काम होते हैं। जितना काम आप लोग ऑफिस में करते हैं उतना ही काम मैं घर में भी करती हूँ। लेकिन फिर भी बहू, जो औरतें बाहर जाकर नौकरी करती है ना, उनकी बात ही अलग है। सारा दिन बाहर का धूल धुआं अपने फेस पर सहना, उसके बाद सारा दिन काम करना और फिर घर लौट कर आना। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है सुनिधि, तुम्हारी लाइफ तो बहुत आसान है। 2 दिन घर से बाहर निकलोगी ना तो पता चलेगा कि घर में रहना बहुत आसान होता है। अपनी मर्जी का खाना, मर्जी से रहना। अरे पोल्यूशन से भी बची रहती हो, तभी तो तुम्हारी स्किन भी इतना ग्लो करती है। पता नहीं, लेकिन मैं आप सब लोगों की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। कम से कम आप लोग जो नौकरी करते हैं उसके बदले आपको पैसे तो मिलते हैं। मुझे तो घर का काम करने के कोई पैसे भी नहीं मिलते। अच्छा, तो क्या चाहती हो बहू कि अब हम सब तुम्हें खाना बनाने के लिए पैसे देना शुरू कर दें? अच्छा लगेगा क्या? नहीं पापा जी, माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि एक हाउसवाइफ का काम भी काफी मुश्किल होता है। अरे सुनिधि,
तुम भी ना, लगता है आजकल तुम मुझसे कंपैरिजन करने लगी हो। कुछ दिन जॉब करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा किसकी लाइफ आसान है और किसकी मुश्किल। ये सब बहस छोड़ो बेटा। देखो वैशाली बहुत थक गई है, तुम आरव को होमवर्क करवा दो। और सुनो, मैंने ना फ्रिज में देखा था काफी सारा दूध इकट्ठा हो गया है, तो एक काम करना, अभी सबके लिए बादाम और केसर वाला दूध बना देना, सब लोग पी लेंगे। ऐसे भी आज सब लोग बहुत थके हुए हैं। जी मम्मी जी, बना देती हूँ। अरे नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, मेरे लिए प्लीज कॉफी बना देना। अच्छा सुनो सुनिधि, मुझे ना बादाम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम एक काम करना, मेरे लिए एक गिलास दूध अलग से निकाल देना, सिर्फ इलायची वाला। और चाची, मुझे ठंडा दूध चाहिए, गरम नहीं। भाई मेरे लिए तो केसर और बादाम का दूध ही बेस्ट है, मुझे तो वही चाहिए। हाँ भाई, जैसा तुम्हारे पापा जी के लिए बनाओ वैसा ही बना देना, वरना फिर तुम कहोगी कि तुम घर में रहकर भी थक जाती हो। थकान और सिर दर्द होने के बाद भी नंदिनी सबकी फरमाइश पूरी करती है और फिर अपने कमरे में पहुंचती है। उसने देखा कि राघव बिस्तर पर लेटकर अपने फोन में कुछ देख रहा था। राघव, आप सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं, प्लीज मेरे लिए भी थोड़ा टाइम निकाला करिए। अरे तुमने कभी नौकरी नहीं की ना, इसलिए तुम उसका स्ट्रेस नहीं समझती हो। घर में पड़े पड़े इंसान को बाहर की चीजें समझ में नहीं आती। क्या हुआ अगर मैं कभी जॉब नहीं करती तो? लेकिन काम तो मैं भी पूरा करती हूँ ना। अरे नंदिनी, क्या है यार, घर के लोग तुम्हें कुछ काम करने के लिए कह देते हैं तो तुम सर दर्द का बहाना तो मत बनाया करो। देखो, सब लोग बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तुम्हारी तरह घर में नहीं बैठे रहते। ये आप कैसी बात कर रहे हैं राघव? मैं भी घर में बैठकर काम ही करती हूँ, बस फर्क इतना है कि मेरा काम किसी को नजर नहीं आता। अच्छा, मुझे बताओ क्या काम होता है घर में? सब लोगों का खाना बनाकर सुबह दे देती हो, उसके बाद पूरा दिन फ्री, और फिर जाकर शाम को खाना बनाना होता है, राइट? लेकिन घर में बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं राघव, जो नजर नहीं आते लेकिन करने पड़ते हैं, और पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। कमाल नंदिनी, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती हो। जिस दिन करने लगोगी ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि काम किसे कहता है। सबकी बातों से परेशान नंदिनी ने किया कुछ ऐसा जिसकी वजह से उसके ससुराल वालों को झेलनी पड़ी मुश्किलें। लेकिन क्या वो कभी उसके हाउसवाइफ होने की कीमत को समझ पाएंगे? क्या नंदिनी कभी उन्हें ये बात समझा पाएगी कि एक हाउसवाइफ का काम भी किसी नौकरी से कम नहीं होता? कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि शर्मा जी के परिवार में उनकी छोटी बहू सुनिधि के अलावा बाकी सब लोग नौकरी करते हैं और सुनिधि पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती है। लेकिन कोई भी सुनिधि के हाउसवाइफ के काम की कदर नहीं करता। यहाँ तक कि सुनिधि का पति राघव भी उससे कहता है कि वो सारा दिन घर में आराम ही तो करती है। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ सुनिधि की लाइफ में, कहानी के इस दूसरे भाग में। राघव की बातों से सुनिधि का दिल बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन वो बिना कुछ कहे चुपचाप सो गई। कुछ दिनों तक सुनिधि की जिंदगी ऐसे ही चलती रही और फिर एक दिन सुनिधि और उसका परिवार एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। सब लोग वहाँ पर मेहमानों के साथ बातें करने में बिजी थे और सुनिधि चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। लेकिन तभी अचानक सुनिधि ने अपनी जेठानी वैशाली को किसी से बात करते सुना। वैशाली, तुम्हारी देवरानी को देखकर तो लगता ही नहीं कि उसकी शादी को 2 साल भी हो गए हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे कॉलेज में पढ़ती है। तो लगेगी ना, अब घर में पड़े पड़े इंसान सारा दिन अपनी केयर करता रहता है, काम ही क्या है उसके पास। कभी फेस पैक लगा लेती है, कभी पार्लर चली जाती है, दिन भर आराम करती है, इसीलिए इतनी यंग नजर आती है। ठीक कहती हो तुमने ना अपनी सारी खूबसूरती नौकरी कर करके खराब कर दी। वही तो, अगर मैं उसकी तरह घर में पड़ी होती ना तो वो मेरे आगे कहीं टिकती भी नहीं। सुनिधि चुपचाप अपनी जेठानी की बातें सुन लेती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ती ही उसने अपनी सास नंदिनी को एक रिश्तेदार के साथ बात करते हुए सुना। अरे नंदिनी जी, आप इस उम्र में तो नौकरी छोड़ दीजिए, अब तो 2 बहुएं घर में हैं, आपको पैसे कमाने की क्या जरूरत? अरे क्या करूंगी घर में रहकर, एक बार रिटायरमेंट होते ही घर के काम में लगना पड़ेगा। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। लेकिन आपकी छोटी बहू सुनिधि,
वो भी तो हाउसवाइफ है ना, आप अपनी बहू की हेल्प कर सकती हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई घर के काम और बहू की हेल्प करने के लिए थोड़ी ना किए। और वो हाउसवाइफ है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या गलती। लेकिन सुनीति ने घर बहुत अच्छे से संभाल रखा है सच में। अब पैसे नहीं कमाएगी तो कुछ तो करेगी ना। नौकरी करने लायक होती तो 4 पैसे तो कमा कर लाती। भाई मैं तो अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ने वाली। सुनिधि अपनी सास की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसके कानों में अपने पति की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी एक बराबर की उम्र के रिश्तेदार के साथ बातें कर रहा था। क्या बात है राघव भाई, आपकी तो मौज है, अच्छा खाना खाने को मिलता होगा। आपकी वाइफ तो हाउस वाइफ है ना। मेरी पत्नी को देखो, जॉब करती है, इस चक्कर में ढंग से खाना बनाकर नहीं देती। अरे यार, लेकिन हाउस वाइफ को देखा है तुमने कभी? कैसा बहन जी बन के रहती है। अरे मेरे ऑफिस में जॉब करने वाली लड़कियों को देखो, उनके कपड़ों को देखो, अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है कि क्या बताऊं। लेकिन राघव भाई, भाभी भी तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो है यार, लेकिन है तो हाउस वाइफ ही ना। नौकरी वाले की बात अलग होती है। सुबह सुबह टिप टॉप होकर ऑफिस से निकलती है तो देखकर मजा आ जाता है। अपने पति की बात सुनकर सुनिधि का दिल बहुत ज्यादा दुखी था। उसे राघव से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगता था कम से कम राघव तो उसकी कद्र करता होगा। वो दुखी होकर वहां से थोड़ा और आगे बढ़ी और उसने अपने जेठ जी चेतन को अपने एक दोस्त से बातें करते सुना। यार चेतन, कुछ भी कह, ऑफिस में मजा आ जाता है जब टिफिन में तू रोज रोज नया नया खाना लेकर आता है ना। कहना ही क्या, तूने घर में कोई कुक लगाई है क्या? अरे कुक तो नहीं लगाई, लेकिन ये समझ ले कि घर में एक अच्छी खासी नौकरानी मिल गई है हमें। क्या मतलब? अरे मेरे छोटे भाई की वाइफ है ना, हाउस वाइफ है यार। और तू तो जानता है ना, हाउस वाइफ को खाना बनाने के अलावा आता क्या है? दिमाग तो इन लोगों में होता नहीं। बस सारा दिमाग किचन में झोंक देती है। भाई सारा दिन खाना और घर के काम। ये ठीक है यार, मैंने तो इतने पैसे देकर कुक लगाई और फिर भी वो इतना गंदा खाना बनाती है। तेरी तो मौज है भाई, फ्री में अच्छा खाना मिल रहा है। अपने ससुराल वालों की बातें सुन सुनकर अब सुनिधि को रोने का दिल कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो उस घर के लोगों के लिए काम करती है जिनकी नजर में उसके काम की कोई कदर ही नहीं। और ये सारी बातें सुनकर सुनिधि उस शादी से बाहर निकलने के लिए निकली, लेकिन तभी उसने अपने ससुर जी को अपने पापा से बात करते हुए सुना, जो इस शादी में आए हुए थे। समधी जी, मेरी बेटी सुनिधि आप लोगों का ठीक से ख्याल तो रखती है ना? हाँ, ख्याल तो रख लेती है। अभी ठीक से काम करना नहीं आता आपकी बेटी को। शादी से पहले थोड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। क्या हुआ भाई साहब, उससे कोई गलती हो गई है क्या? गलती की बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी थक जाती है। घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती। बस एक बात कहूँ भाई साहब, आपको ना अपनी बेटी को थोड़ा और एजुकेशन देना चाहिए था। अब नौकरी करती, 4 पैसे कमा कर लाती तो घर में हेल्प हो जाती। सारा दिन घर में रहती है, काम कुछ होता नहीं, और कुछ कहूँ तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। समधी जी, मैं सुनिधि को समझाने की कोशिश करूंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन सब लोगों की बातें सुन सुनकर सुनिधि इतना परेशान हो गई थी कि वो बिना किसी को कुछ बताए अपनी एक सहेली के घर चली गई और उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। घर के सब लोग अब घर लौट आए थे और सुनिधि को ढूंढ रहे थे। सुनिधि ने राघव के मोबाइल पर एक मैसेज किया। राघव, मैं अपनी एक सहेली के घर पर आई हुई हूँ और 7 दिन के बाद घर लौट कर आऊंगी। प्लीज आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। देखिए ना मम्मी, सुनिधि ने किस तरह का मैसेज किया है। अरे ये क्या तरीका है, बिना बताए सहेली के घर चली गई। मुझे समधी जी से बात करनी चाहिए। उनकी बेटी इस तरह मनमानी नहीं चला सकती। अरे रहने दीजिए ना पापा जी, अकल ठिकाने आएगी ना तो वापस लौट आएगी। और वैसे भी वो घर में करती क्या थी। भाभी ठीक कहती है, उसे जब समझ में आएगा ना कि यहाँ पर उसके कितने मजे थे तो अपने आप लौट आएगी। किसी को भी सुनिधि के जाने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अगले दिन जब सब लोगों को ऑफिस जाना था तो घर में जैसे भूकंप आ गया था। ना किसी के सामने नाश्ता था और ना ही किसी के हाथों में खाने का टिफिन। सब लोग बुरी तरह से परेशान हो गए थे। शाम के वक्त जब सब लोग ऑफिस से लौट कर आए तो पूरा घर इस कदर बिखरा हुआ था कि पैर रखने की जगह नहीं थी।
जैसे तैसे 4 दिन बीत गए और सब लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि सुनिधि का उस घर में होना कितना जरूरी था। वैसे एक बात तो है, सुनिधि के जाने के बाद ना तो ठीक से खाना मिलता है और ना ही टाइम पर चाय। चाची होती थी तो रोज मेरा होमवर्क करवाती थी। जानती है मम्मा, पिछले टेस्ट में मेरे 0 आया है, 0। और टीचर से रोज डांट पड़ती है, जो अलग। मैं तो अपने ग्रीन टी के लिए तरस गया हूँ। सुनिधि को अच्छे से मालूम था कि मुझे किस तरह की ग्रीन टी पसंद है। तभी अचानक दरवाजे पर आहट होती है। सब लोग पलट कर देखते हैं तो सामने सुनिधि खड़ी थी। अच्छा हुआ सुनिधि, तुम लौट कर आ गई। हम लोग ना बहुत परेशान हो गए थे। हाँ बहू, अब जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन आप लोग तो कहते थे कि मैं घर में कुछ करती ही नहीं, सारा दिन बस टीवी देखती रहती हूँ, पार्लर जाती हूँ। आप लोगों को तो फ्री की कुक मिल गई है। और राघव, आपने क्या कहा था? ऑफिस जाने वाली लड़कियों की तो बात ही कुछ और होती है। सुनिधि की बातें सुनकर सब लोगों को इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने उसके साथ कितना गलत किया था। वो सुनिधि से माफी मांगने लगते हैं। मैं मानती हूँ, जो औरतें घर से बाहर जाकर काम करती हैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हम घर में रहने वाली हाउसवाइफ भी कम काम नहीं करती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि 12 घंटे काम करने के बाद भी, संडे के दिन छुट्टी ना मिलने के बाद भी हमें कोई सैलरी नहीं मिलती। निशा अपने घर में अपनी सास जानकी और पति अरविंद के साथ रहा करती थी। अरविंद निशा से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था, परंतु बात जब उसके परिवार वालों की होती तो वो पहले अपने परिवार वालों को देखा करता। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे ओ बहू निशा, कहाँ मर गई? आज चाय मिलेगी या नहीं? जी माँ जी, बस बन गई है चाय, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अब निशा जल्दी से अपनी सास जानकी के लिए चाय बनाकर हॉल में लेकर आती है और जैसे ही सास को चाय देती है कि उसके घर की डोरबेल बजती है। वो जल्दी से घर का दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर उसकी ननद आरती खड़ी है। अरे आरती दीदी, आप वो भी इतनी सुबह सुबह? क्यों? अब क्या मैं अपने घर में भी नहीं आ सकती? मुझे अपने ही घर में आने के लिए क्या तुमसे परमिशन लेनी होगी? अरे मेरा मतलब वो नहीं था दीदी। मेरा मतलब वो नहीं था दीदी, बुढ़ियाई। अब ऐसे ही मुझे घुरती रहेगी, मेरे रास्ते से हट। इस तरह से आरती निशा को धक्का मारकर घर में आती है। जब जानकी अपनी बेटी आरती को इतनी सुबह अपने घर में देखती है तो बेटी से कहती है, आरती बेटा, क्या हुआ? सुबह सुबह तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? जब तक मेरी आग लगाने वाली ननद मेरे घर में बैठी रहेगी ना, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। 2 महीने होते नहीं कि मुंह उठाकर ससुराल में आ टपकती है। अब जानती हूँ माँ, इस बार मेरी ननद 6 महीने के लिए आई है। बस मैंने भी कह दिया, जब तक वो कल मुही उस घर से जाती नहीं, तब तक मैं भी अपने मायके से ससुराल में नहीं आने वाली। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो तू यहाँ आ गई। वो सब तो ठीक है माँ, पर आप अभी चाय पी रही हैं? आप तो सुबह 7 बजे ही न्यूज़पेपर के साथ चाय पीती थी ना? हाँ आरती बेटा, अब क्या करूं, मुझे बहू ही ऐसी मिली है। जानकी निशा को कम पसंद किया करती थी, तो वहीं आरती को भी अपनी भाभी से जरा भी लगाव नहीं था। जब भी अपने मायके आती तो अपनी माँ के कान भर के चली जाती, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। भाभी, आपके माँ बाप ने आपको जरा भी संस्कार नहीं दिए शादी से पहले। लगता है आपके माँ बाप ने सिखाया नहीं कि संस्कारी बहू के क्या कर्तव्य होते हैं। ननद जी, आंखें थोड़ी लेट खुली थी ना, बस इसलिए लेट हो गया। बेकसूर निशा अपनी ननद और सास से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और निशा अपने मायके में आकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। इसी तरह से एक रात आरती अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। वहीं बेचारी निशा रात के 12 बजे बर्तन धो रही होती है। सारा काम खत्म करने के बाद निशा अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी आरती निशा को आवाज लगाती है, भाभी, ओ भाभी। आरती की आवाज सुनकर जल्दी से निशा आरती और सास के कमरे की तरफ जाती है। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे बुलाया? क्या करूं, बुलाना पड़ता है। बिना बुलाए और बोले तुम कोई काम कहाँ करती हो? एक काम तुमसे सही से नहीं होता। माँ ने न जानी तुम्हारे अंदर क्या देखा जो उसने भैया की शादी तुमसे करा दी।
आप ऐसा क्यों बोल रही हैं दीदी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाती हूँ। ओहो, सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हो तो फिर अब तक माँ के पैर क्यों नहीं दबाए? पता भी है माँ के पैरों में कितना दर्द है। मैं बस आ ही रही थी अरविंद जी को दूध देकर। माँ भाभी को बहाने देने के अलावा और कुछ आता नहीं। न जाने आपकी कौन सी मत मारी गई थी जो इन्हें अपनी घर की बहू बनाकर ले आई। अरे आरती बेटा, मुझे तो एक संस्कारी बहू चाहिए थी और तेरी मौसी ने कहा लड़की बहुत संस्कारी है। बस फिर क्या था, मैंने उसकी बात पर विश्वास कर कर अपने घर की बहू बना लिया इसे। अरे मुझे क्या पता था कि है एक नंबर की कामचोर। इस तरह से एक बार फिर जानकी और आरती निशा को ताने मारने लगती हैं और बेचारी निशा बिना कोई शिकायत किए अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही होती है। अब निशा जानकी के पैर दबाती, जानकी के पैर दबाने के बाद आरती के भी पैर दबाती और अब वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। परंतु इतनी खरी खोटी सुनने के बाद उसे नींद नहीं आती। वो रो पड़ती है। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जो आरती दीदी और माँ जी मुझे जरा भी पसंद नहीं करते? मैं एक संस्कारी बहू की तरह अपने सारे फर्ज निभा तो रही हूँ। निशा के रोने की आवाज सुनकर अरविंद की आंखें खुल जाती है। वो निशा से कहता है, अरे निशा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरविंद के पूछने पर निशा सारी बात बताती है और कहती है, अरविंद जी अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं ऐसा क्या करूं कि माँ जी का दिल जीत सकूं? निशा, मैं आज तक जितना समझ सका हूँ, लड़कियां ससुराल में कितनी ही संस्कारी क्यों ना हो जाए, वो एक संस्कारी बहू का कर्तव्य कितने ही अच्छे से क्यों ना निभाए, पर फिर भी वो अपने ससुराल वालों की नज़र में कभी भी एक संस्कारी बहू नहीं रहती। मेरी मानो तो माँ की बातों का बुरा मत मानो और सो जाओ, क्योंकि एक दिन माँ को एहसास हो ही जाएगा कि जिस बहू को आज वो इतना भला बुरा सुना रही है असल में वो कितनी संस्कारी है। अरविंद की ये बात सुनकर निशा को अच्छा लगता है। वो सो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जानकी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। तभी कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से जानकी के सर से काफी खून निकल जाता है। जब जानकी के परिवार वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर निशा और अरविंद से कहते हैं, देखिए जानकी जी की हालत बहुत क्रिटिकल है। उनकी सर से काफ़ी खून बह चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन्हें खून चढ़ाना होगा। पर हमारे हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव का खून खत्म हो चुका है। अगर ऐसा है डॉक्टर तो आप मेरा खून ले लीजिए, मेरी माँ से मेरा खून ज़रूर मैच करेगा। अब डॉक्टर आरती और अरविंद का ब्लड टेस्ट करती है और आरती का ब्लड जानकी के ब्लड से मैच कर जाता है, जिसके बाद डॉक्टर आरती से कहती हैं, आरती जी आपका खून आपकी सासू माँ से मैच कर चुका है, जल्दी से चलिए और खून दे दीजिए। डॉक्टर ये कैसी बात कर रही हैं? मैं भला खून कैसे दे सकती हूँ? मुझे अपने ससुराल जाना होगा। मेरे ससुराल में ना एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। भैया मुझे माफ़ कर दो, पर मैं ब्लड नहीं दे सकती। इस तरह से आरती बहाने बनाकर अपनी माँ को ऐसी ही हालत में छोड़कर ससुराल भाग जाती है, जिसके बाद निशा आगे बढ़कर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर आप मेरा खून लीजिए, क्या पता मेरा खून भी माँ जी के खून से मैच कर जाए। अब डॉक्टर जल्दी से निशा का ब्लड टेस्ट करती हैं और भगवान की दया से निशा का ब्लड जानकी के ब्लड से मैच कर जाता है, जिसके बाद निशा अपनी सास को ब्लड देती है और इस तरह से जानकी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद जब जानकी को होश आता है तो वो अपने सामने अपने बेटे बहू को देखती है और कहती है, मेरी बेटी आरती कहाँ है? वो मुझे इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो रही होगी। माँ, आप अपनी जिस बेटी को याद कर रही है ना, वही बेटी आपको मरने के लिए यहाँ अकेला छोड़कर भाग गई और आज आपकी जान निशा की वजह से बची है। इस तरह से अरविंद सारी बात जानकी को बताता है, जिसके बाद जानकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशा से कहती हैं, बहू अपनी इस पागल सास को माफ करना। तू इतनी संस्कारी है पर फिर भी मैंने तुझे हमेशा बुरा कहा। तेरे जैसी संस्कारी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। भगवान करे तेरे जैसी बहू सबको मिले, पर मेरे जैसी सास किसी को ना मिले। इतना बोलकर जानकी रोने लगती है।
जिसके बाद निशा सारी पुरानी बातों को भूलकर अपनी सास को माफ कर देती है और बहुत जल्द जानकी ठीक हो जाती है। अब जानकी भी हर जगह अपनी संस्कारी बहू के गुण गाते नहीं थकती और इसी तरह से वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अरे बिटिया, किसी अच्छे से क्रीम पाउडर की दुकान में जाकर कुछ सुगंधित सामान क्यों नहीं ले आती है? सारा दिन बदबू करती रहती है। ये है महक की माँ। महक सुबह उठती तो मुंह से बदबू आती, नहा कर कुछ देर होती नहीं कि बगले महकने लगती, सर धोने की इतनी आलसी कि बाल से बदबू। माँ परेशान रहा करती कि भाई ऐसी बदबूदार लड़की से शादी कौन करेगा, लेकिन फिर माँ मैं रवि से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। हाँ कर ले बेटा, मैं तो कहती हूँ कल ही कर ले, हम लोगों की पूरी तैयारी है। अरे कैसी बात कर रही हो? कौन है लड़का, क्या करता है? कुछ जाने सोचे बिना हाँ कर रही हो शादी के लिए? अरे जो इस लड़की के साथ खड़ा हो सकता है 2 मिनट भी, वो तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब ऐसा लड़का जो इससे प्यार करे और शादी भी करे, अरे क्या होगा कैसा होगा बाद में सब देखा जाएगा। करा दो फटाफट शादी। खैर, माँ राजी तो रब राजी। हो जाती है महक की शादी रवि से। लेकिन शादी के बाद सासू माँ कहती हैं, न जाने ये बदबू कहाँ से आ रही है। माँ वो महक के बाल से। क्या? बहू के बाल से बदबू? कैसे? क्यों? क्या हो गया? ओ सासू माँ, ये एकता कपूर की सीरियल की तरह सवालों की झड़ी ना लगाइए बस। माँ देख, माँ ना महक के पास से दिन भर बदबू आती रहती है, लेकिन मुझे ना वो ऐसी ही पसंद है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे बदले, तो कोई भी ना उसे इस घर में बदबू के लिए कुछ भी नहीं कहेगा। हाँ माँ। बेटा तो चला जाता है माँ को 4 बात सुनाकर, लेकिन माँ क्या करती कि घर में बहू की धीमी धीमी सी जो बदबू फैली है उसे कहाँ से हटा दे। कुछ समय बाद एक रिश्तेदार, भाभी जी कैसी हैं? आप तो बहू के आने के बाद सबको भूल ही गई, ना कहीं आती है ना किसी को आने देती है। भाई क्यों भाई, अभी तो देखे कैसी बहू लेकर आई हैं आप कि जो किसी को दर्शन ही नहीं होने दे रही है। हाँ क्यों नहीं। अब आ ही गए हैं तो देख भी लीजिए कि क्या कारण है कि हम ना निकलते हैं ना बुलाते हैं। और वो क्या कह रहे थे आप? बहू के दर्शन। तो लीजिए ये भी मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये कहकर सास बहू को आवाज देती है, बहू, अरे ओ महक बहू, जरा बाहर आना तो, और हाँ 1 कप चाय भी बना लाना। आय हाय, कितना प्यारा और खुशबूदार नाम है। वाह भाई, नाम इतना अच्छा है तो बहू कितनी अच्छी होगी। क्यों नहीं, मैं तो कह रही थी कि देख लीजिए फिर आगे बात कीजिए। क्यों? तभी बहू आ जाती है हाथ में चाय का प्याला पकड़कर, लेकिन जैसे ही बहू की एंट्री होती है सास तो भाई नाक पकड़ लेती है। तो वहीं रिश्तेदार को ये समझ में ही नहीं आता कि इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। बड़ी ही प्यारी लड़की है लेकिन। हाँ आगे बोलिए। आगे ये चाय का प्याला। लीजिए ना, चाय पीजिए मेरे हाथ की। अरे बहुत दूर रहे ना, थोड़ा दूर से। रिश्तेदार बहू के हाथ से चाय लेकर जैसे ही चाय पीता है उसे उल्टी आ जाती है। क्या हो गया? समझ में आ गया ये बदबू कहाँ से आ रही है? बहू, महक बहू जरा दूर रहकर महको ना, वो क्या है ना, चाय नहीं पी जा रही है। बहू वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सास का रोना शुरू हो जाता है। क्या बताओ, यही रोना है बस जिंदगी का। न जाने मेरे बेटे ने इस लड़की में क्या देखा जो इसे शादी के लिए जिद करके ब्याह लाया। अब हर जगह इसके आने से बदबू आती रहती है। न जाने कैसे नहाती धोती है कि नहाने के बाद इसकी बदबू और बढ़ जाती है। नाना भाभी, ये तो गलत है। ये कोई नहाती वहाती नहीं है, उल्टा मुझे तो लगता है कि इसे खुद बदबू में रहना पसंद है। अरे पर मैं क्या करूं? बहू है, बेटे को बहुत प्यार है इससे, अब घर भी तो नहीं छुड़वा सकती ना। अरे भाभी जी, हर बात में घर थोड़ी ना छोड़ा जाता है। अरे कमी है तो कमी को पूरा करे क्यों?
हाँ, पर कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए, वैसे तो मैं आया था 2 दिनों के लिए, लेकिन इस घर में रहना मेरे लिए मुश्किल है। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पास के किसी होटल में रुक जाता हूँ और फिर सोचता हूँ। देखो क्या जमाना आ गया है, अपने ही लोगों को होटल में रुकना पड़ रहा है। वैसे मैं भी यही सोच रही हूँ कि कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। इस बदबू में न खाया जाता है न पिया जाता है, क्या करूँ मैं। ये तो है भाभी जी। मैं बहू को बोलती हूँ खाना लगा दे आपका, खाना खाकर जाइएगा। रिश्तेदार ये सुनते ही खड़ा हो जाता है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप। चाय तो पी नहीं गई, खाना तो दूर की बात है, ना जी ना। रिश्तेदार वहां से चला जाता है। सास बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि वो क्या करे जिससे उसकी बहू को अकल आ जाए। बहू देख, वो रिश्तेदार हम लोगों के घर रुकने आया था, लेकिन तेरी बदबू के कारण वो लोग घर में भी नहीं रह रहे हैं। अरे तू खुद को साफ सुथरा क्यों नहीं रखती? देखिए माँ जी, जब मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों खुद को बदलूं, और वो भी किसी और के लिए। तभी बेटा आ जाता है। माँ देख, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या है ना, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, ठीक है। बेटा ऐसा 2 टुक जवाब दे देगा, ये माँ ने कभी नहीं सोचा था। वो रोने लगती है और उसी रिश्तेदार के पास जाती है। देखो भाभी जी, रवि ऐसा बोलेगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अच्छी बात है कि उसे उसी की भाषा में समझा दिया जा सकता है। बस फिर क्या था, अगले रोज से सुबह से घर में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजने लगता है। माँ ये क्या है, क्यों इतने जोर से गाना बज रहा है? क्योंकि मुझे पसंद है बेटा। अरे वाह, क्या मजा आ रहा है, वाह जी वाह। माँ जी, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। और माँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम। लेकिन सास को कहाँ मानना था, वो तो बस जोर जोर से गाना सुनती रहती है। थोड़ी ही देर में गाना बंद हो जाता है। अभी बेटा बहुत चैन की सांस ले कि सास की 2-4 सहेलियां आ जाती हैं और वो लोग खूब जोर जोर से बातें करने लगते हैं, खाते पीते हैं और डांस करते हैं। अरे न जाने माँ को क्या हो गया है। माँ ऐसा करेंगी तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, करो ना बात अपनी माँ से। रवि माँ के पास जाता है। माँ ये क्या कर रही हो 2 दिनों से, पता है घर में रहना मुश्किल हो रहा है। बस अब क्या था, अब तो बारी माँ की थी। तो क्या किसी को रहने में दिक्कत हो रही है? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मैं तो इससे खुश हूँ ना, मुझे किसी की क्या परवाह। बहू समझ जाती है कि सास का इशारा कहाँ है। माँ जी, अब मेरी समझ में आ गया है, आपका भी घर में रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप जैसे तैसे बर्दाश्त कर रही थी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए।